बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया तो सब आश्चर्य में पड़ गए। तेजस्वी यादव अभी तक बिल्कुल गौन है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। शपथ ग्रहण भी हो गया, जिसमें कई मंत्रियों ने शपथ ली। उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी शपथ ली। उसे लेकर भी एक हंगामा हो गया, चर्चा का केंद्र बन गया कि बिना चुनाव लड़े, बिना किसी विधानसभा, बिना किसी विधान परिषद के सदस्य रहे मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। एक चर्चा का विषय बन गया। हमारे साथ मौजूद हैं, प्रखर वक्ता हैं नंद शर्मा जी, जो सामाजिक राजनीतिक चिंतक भी हैं और एक बुद्धिजीवी भी कहलाते हैं। नंद बाबा से ही सीधे बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ नंद बाबा, और तेजस्वी यादव जो एकदम खामोश अब बैठे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो क्यों खामोश है? क्या ये तूफान के पहले वाली खामोशी है? देखिए, तेजस्वी जी के अभी खामोश होने का रीज़न है कि अभी तुरंत चुनाव हुआ है, तो अभी तक वो चिंतन कर रहे हैं। जैसे उनके चिंतन से उभर कर कोई बात सामने आएगी, फिर वो बात पर माने जनता के बीच जाएंगे। जिस तरह का वो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे चुनाव से पहले, मुकेश सहनी को लेकर जो चल रहे थे, और उसके बाद जो रिजल्ट आया, तो क्या उनकी मनोदशा होगी अभी? ये क्या वो सोच रहे होंगे? अब क्या उनको करना चाहिए? जैसे तेजस्वी यादव जी को लग रहा था, चुनाव के पहले हम लोग सब लोग रीड कर रहे थे, बिहार में एक बदलाव का ब्यार बह रहा था। हर लोग चाह रहा था कि न चारों पट्टी भ्रष्टाचार है, सरकार को बदलना चाहिए। हर लोग का मांग था, दलित पीड़ित गरीब सब लोग चाह रहा था। लेकिन उनको लग रहा था कि जब बदलाव का मांग है ये है, और हम सबको रोजगार देने के लिए बोलिए रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए बोलिए रहे हैं, तो हो सकता है कि बदलाव के इच्छुक लोग हमको साथ दे, हम सत्ता में आ जाए। और इनको लग रहा था कि नीतीश कुमार अब माने बूढ़े हो गए हैं, वो उतना रूप से शासन अच्छा से नहीं चला पाएंगे। तो इनको लग रहा था, रुझान लग रहा था कि लोग आखिर जाएगा तो किधर, हमरे तरफ ना आएगा, हम ही को ना, मेरे ही अंदर न झांक रहा है कि ना इसी के नेतृत्व में हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन सीधे उसका उल्टा हुआ। और उल्टा होने का पीछे रीजन है कि तेजस्वी यादव को मैंने देखा कि उनके पार्टी में बहुतों जाति के नेता हैं, लेकिन सब जाति के नेता सिर्फ अपने लगता है कि विधायक और सांसद बनने तक सीमित हैं। उनको ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ, हम अगर माने जात के ठाकुर हैं या जात के चंद्रवंशी हैं, तो कैसे मैं चंद्रवंशी समाज को या ठाकुर समाज को या दलित समाज को कैसे मैं आरजेडी की तरह जोड़ूं, कैसे उसको विचारधारा से लैस करूं, कैसे अपने नेता के नेतृत्व को आगे बढ़ाऊं। ये चीज़ का मैंने कमी देखा। तेजस्वी यादव के रैली में भी हम देखते थे कि वो जहाँ तहाँ जाते थे तो माने आ रहे हैं अवेला के बाद एक दो वक्ता के बाद वो बोलना चालू कर देते थे। जबकि वक्ता के मतलब है कि उसके पहले तेजस्वी यादव के विजन को, तेजस्वी यादव के भविष्य की योजना को किसी नेता को बताने की ज़रूरत है। चाहे अब तक जो राजद पार्टी दलित पीड़ित गरीब के लिए किया, उसका परिचय देने के लिए वहाँ था, लेकिन देखे थे कि कोई परिचय नहीं देता था। कि आखिर लालू यादव का भी चर्चा लोग नहीं करता था कि हाँ, लालू यादव ने आप लोग के लिए क्या किया, लालू यादव ने ये किया वो किया, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा। ये बात को आपको मानना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू यादव ने लड़ा। उस अवस्था में लालू यादव का उद्भव माने पैदा हुआ था, जिस अवस्था में तमाम प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ थी, दलित अति पिछड़ों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसको सामाजिक सत्ता से, राजनीतिक सत्ता से दूर किया जाता था। तो वो अवस्था में वो लड़ाई लड़ा। हाँ, अब कोई भी सरकार बनेगा वो विकास करेगा। तो अब लालू यादव के चश्मे से अगर कोई तेजस्वी को देखता है, वो ठीक बात नहीं है। अब तेजस्वी आते तो सब चीज़ जो लालू यादव ने जिस चीज़ का लड़ाई लड़ा वो पूरा किए। A to Z वाला फैक्टर नुकसान किया इनको? हाँ, A to Z वाला फैक्टर नाराज तो अथी किया इनको। तेजस्वी यादव को लगा कि भाई हम सबको लेकर चलते हैं, तो A to Z के चक्कर में इनका भाषण में कुछ बदलाव आया। और यही अगर ये भाषण थोड़ा सा देते कि हाँ, दलित पीड़ित गरीबों भाइयों, हमने ऐसा किया, आपके लिए वैसा किया, आपको हक अधिकार दिलाया, तो इनको लगा कि ये सब भाषण देंगे तो हम A to Z कर रहे हैं तो एक जाति वर्ग विशेष लोग नाराज हो जाएंगे। इसमें इनकी भाषण में कुछ बदलाव आया, वो भी इनका हार का कारण बना। मतलब लुटवो गया थरीबो गया। हाँ, लुटवो गया थरीबो गया। ये अगर साफ अगर दलित और अति पिछड़े देने मेन फोकस करते और मुस्लिम की तरफ मेन फोकस करते ना, तो इनको लाभ होता। खाली मुकेश सहनी को लेकर चल रहे थे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी जो है AIMIM के जो है प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, 6 सीट दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इन्होंने, तेजस्वी ने न उनको 6 सीट दिया, न कोई बात कहा, वो भी नहीं दिया, किसी को लिफ्ट नहीं दिया, कन्हैया को लिफ्ट नहीं दिया, पप्पू यादव को भी बीते टाइम में आपने देखा होगा कि
रथ से उतार दिया गया। बहुत सारा फैक्टर एक काम किया जो समझ में नहीं आया। 10,000 तो काम किया ही, साथ साथ ये भी फैक्टर काम किया जैसे मुसलमानों ने भी पूरे दिल से वोट नहीं दिया, इधर उधर वोट दे दिया, नीतीश कुमार को कहीं दे दिया, जहां मौका मिला प्रशांत किशोर को दे दिया। मतलब एक मुश्त वोट मुसलमानों का इनको नहीं मिला, जिसकी वजह से कुछ लोग ये मानते हैं। आप क्या मानते हैं इस पर? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि हर अभी के डेट में देख रहे हो, हर जाति वर्ग के लोग अपना अपना नेता बन के चल रहा है कि हम कोयरी के नेता हम ही हो, तो बावन के नेता हम ही हो। तो एक वर्ग विशेष, मुसलमान के वर्ग विशेष के लोग, चाहे वो ओबीसी के नज़दीक से देखे या न देखे, चाहे ओबीसी के पास जाए न, लेकिन ओबीसी के वो लोग नेता मानता है कि भाई कम से कम हम लोग का ये मान सम्मान, हक, अधिकार का देश स्तर पर ये व्यक्ति आवाज़ लगा रहा है। तो वो व्यक्ति अगर 6 गो टिकट या 10 गो जो भी टिकट मांग रहा था, 6 मांग रहा था, तो तेजस्वी जी को दे देना चाहिए था। इससे क्या होगा कि इससे हो गया कि मुश्त हो जाता नहीं। और जो जैसे मान लीजिए कि अब जहानाबाद के ही मुसलमान उनको नेता मान रहा है, और जहानाबाद के मुसलमान को पता चला कि वो मेरा जो ओबीसी जो हमारे समाज का नेता है उसको तेजस्वी यादव ने नज़रअंदाज किया, तो उसका फर्क यहाँ भी आ जाएगा, जहानाबाद भी आ जाएगा। भले उनको से जान पहचान हो या ना हो, या ओबीसी का जहानाबाद में कोई प्रभाव हो या ना हो, लेकिन जैसे पता चलेगा कि मेरा नेता को नज़रअंदाज किया तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आप देखे होंगे भूमिहार राजपूत के बड़े नेता जदयू नीतीश कुमार से नाराज हुए, और नीतीश कुमार से नाराज होकर वो खूब नीतीश कुमार के पीपी की आलोचना करते थे। लेकिन कभी आप ये नहीं देखे होंगे कि नीतीश कुमार किसी मंच से उनका नाम लिया। नहीं। अगर नीतीश कुमार कभी भी एक मंच से नाम ले लेते तो उसका ज़्यादा घाटा होता, उसका ज़्यादा घाटा हो जाता। लेकिन उन लोग भले पीपी की गाड़ी दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार कभी किसी को नामों लिए थे नहीं लिए थे। तो ये सब इनको फर्क पड़ा, और इसमें थोड़ा साथी हुए, और लोगों को चाल ढाल को नहीं समझ पाए, और थोड़ा सा माने मूवमेंट को नहीं गम पाए। न तो बहुत अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? अब इनके पास अभी है, बड़ी चीज़ है। हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि किसी भी नेता को ताकत 3 तरह से मिलता है। एक ताकत होता है सत्ता की ताकत, जो मन जो सत्ता में जाता है। दूसरी ताकत होता है वाणी और विचार की ताकत, और एक सबसे बड़ी ताकत होती है जनशक्ति। तो कोई माने या ना माने, अभी भी तेजस्वी या लालू प्रसाद के साथ एक जनशक्ति है। जैसा कि कैलकुलेशन भी बता रहा था कि भाजपा वोट पड़ा है ज़्यादा, माने राजद को प्रतिशत में ज़्यादा वोट पड़ा है, भले हार गए अलग बात है। तो उतना जनता तो इनके लिए 24 आवर तैयार है। तो वो उतना इनको 25 को सीट मत देखिए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी कहा था कि जितनी क्रांति मैं रोड पर रह के कर सकता हूँ। संख्या तो अब 5 साल के बाद है ना, अब सब ये सब दिखाना पड़ेगा। अब तो 5 साल तो हाँ, तो सत्ता में आ गए ना। फिर देखिए, जैसे राजनीति को 2 तरह से प्रभावित किया जाता है। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि हुआ कि वोटर लिस्ट बनने के लिए फलना कागज चाहिए, चिल्ला कागज चाहिए, ये कागज चाहिए, वो कागज चाहिए। और तेजस्वी यादव ने रोड पर रह के जब क्रांति की आंदोलन किया तो देखे होंगे कि जैसे ही हल वैसी फिर हो गए। तो माने कोई जरूरी नहीं है कि आप जनशक्ति रहेगा ना तो बाहर रह को भी आप सत्ता को निर्धारित संचालित कर सकते हैं। आप जो कहिएगा उसको करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ेगा। तो बिहार सरकार में जो अभी शपथ ग्रहण हुआ, आपने देखा कि ये जनशक्ति न था कि मतलब बिना एमएलए रहे हुए, बिना विधान परिषद के सदस्य रहे हुए, मतलब कुछ नहीं रहते हुए डायरेक्ट मंत्री के लोग शपथ ले रहे थे। इस पर क्या आपकी? इस पर मेरा राय है कि हम देखे थे, मैंने आपको जाकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटा के बिना मंत्री लिए, तो हम उपेंद्र कुशवाहा के जहाँ तहाँ कभी भाषण भी सुनते थे तो कोई ना कोई भाषण में लोहिया का जिक्र जरूर करते थे, लोहिया का नाम लेते कहते कि लोहिया ने ऐसे कहा, हम उनका अनुयायी हैं, ये है वो है। तो आपको लगता है लेकिन इससे क्या हुआ कि उनका अपना जो विचारधारा है वो खत्म हो गया, उनकी जो अपनी विचारधारा वो खत्म हो गया। तो जो पूंजीवाद है ना, वो पूंजीवाद चाहता है कि एक भी अच्छे व्यक्तित्व के नेता तैयार ना हो, उसकी विचारधारा को मार दो। तो वो पूंजीवाद के शिकार हो गए और इससे समाज को भी घटा हुआ। और बात रही वो लालू यादव का करते थे, तो देखिए लालू यादव को हम वंशवाद में नहीं मानते हैं। बोलिए कैसे? तो लालू यादव एक समय में वो पूंजीवाद से लड़ा, ब्राह्मणवाद से लड़ा, पाखंडवाद से लड़ा, सामंतवाद से लड़ा। इतना बाद से लड़कर वो उन्होंने दलित पीड़ित अति पिछड़े का राजनीति स्थापित किया। तो उसका लाभ उसके बेटा को मिलना चाहिए, उसका लाभ उसके बेटा को मिलना चाहिए। और न तो फिर बिहानी होला कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा कौन सा लड़ाई लड़े थे? वो तो लालू यादव जो लड़ाई लड़े हैं उसी का वो लोग फायदा होता है। अगर लालू यादव और मुलायम सिंह यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ता तो आज भाजपा में, जदयू में जो पिछड़े अति पिछड़े के नेता को जो आप देख रहे हैं वो सब सबसे निचली पंक्ति में रहते। ये दिन लालू यादव का है,
कि वर्तमान में और अभी के डेट में आप एक बात और सुन लीजिए, जितने भी जो लड़ाई लड़ी गई है तो सब माने अलग से उनका कौन है, उस सारा लड़ाई तो लालू यादव का हथियार है। लालू यादव के जो नेता हैं वही आज मंच के शोभा बढ़ा रहे हैं। वंशवाद का आरोप तो लालू यादव पर एनडीए के लोग हमेशा लगाते रहे हैं। जैसे मान लिया जाए भैया कि हम देवता हैं और कोई व्यक्ति शैतान है, और हम देवता बन के अपने देवता के शक्ति से उसको पराजित नहीं करें, उसी वाला भूतवाचार को लेके आ ओकरे हम पराजित करें, तो फिर तो हम तो शैताने के कैटेगरी में आ गए। मान लिया जाए कि आप राम है और कोई भी अगला व्यक्ति रावण है या कंस है, हम क्या करें कि अपना राम हनुमान जी की तरफ से उसको बद नहीं करें, रावण के अस्त्र वाले लेके रावण का अथी कर दे, चाहे कंसे के अस्त्र के कंसे के कर दे, तो हम ही तो कंसे बने। तो लोकप्रियता में कमी आई है उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के लोगों में इस वजह से? लोकप्रियता में कमी आई है और जनता के लिए भी हानि की बात है कि जो जिस नेता को जिस विचारधारा से देख रहा था उस विचारधारा से उसको हटते देख रहा है, तो जनता को भी हानि है। एक नेता को, विचारधारा वाले नेता को जनता भी खो दिया। अब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पर क्या लगेगा, परिवारवाद और माने, और उनका सुने हैं कि उनका इंजीनियर है, तो बता देते हैं लोग माने राजनीति में माने डिग्री कोई माने नहीं रखता है। सम्राट चौधरी के पास तो कोई डिग्री नहीं है। हाँ, तो सम्राट चौधरी के बाद हम डिग्री पर हम किसी भी नेता को कटाक्ष नहीं करते। गृह मंत्री बन गए। हाँ, तो उस पर अनुभव पर होता है और उसका व्यक्तित्व पर होता है, डिग्री पर मेरा कोई मायने नहीं है। हम नेता को डिग्री पर नहीं देखते हैं। अंतिम सवाल करेंगे। नीतीश कुमार जो लोकप्रिय हुए, सुशासन जिनको कहा गया, तो हमेशा गृह मंत्री उनके पास रहा, गृह मंत्रालय, तो ये अपना सुशासन तो सौंप दिए किसी और के हाथ में। तब आपको लगता है कि अब जो है कि वही सुशासन रहेगा या बेहतर होगा? और अब किस आधार पर, चाहे कौन नथी पर, हम तो पहले सुनते रहते थे कि नीतीश कुमार जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं भाजपा के साथ बने तो कहे कि गृह मंत्री हम ही रहेंगे, और इधर भी राजद के साथ आए तो बोले कि गृह मंत्री हम ही रहेंगे। अब कि किस ग्राउंड पर आंतरिक रूप से क्या बात रहा, भाजपा को दे दिए। अब तो भाजपा पर निर्भर करता है, अभी तो तुरंत 2-4 दिन पहले बनबे किए हैं, अब उन पर देखना है कि वो माने नैतिक रूप से अंकुश लगाते हैं कि नहीं, और गृह मंत्रालय सब ठीक ठाक करते हैं कि नहीं। अब तो उन पर देखना है, सम्राट चौधरी जी पर देखना है। हमारे साथ नंद शर्मा, सामाजिक राजनीतिक चिंतक, बहुत सारी बातें इन्होंने की। अभी बहुत सारी बातें बाकी है जो अगले इंटरव्यू में इनसे करेंगे, क्योंकि वक्त कम रहता है, इसलिए बहुत ही अच्छी बातें इनसे होती है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।